डियर स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम कर रहे थे एनएमएमएस एग्जाम की तैयारी। तो हमने पिछली दो वीडियोस के अंदर 1 से 60 तक जो साइंस के एमसीक्यू है वो डिस्कस कर लिए हैं। आज हम आगे 30 एमसीक्यू जो है 90 तक और डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस युक्ति का नाम बताओ जिससे किसी वस्तु के आवेशित या अनावेशित होने का पता लगाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, वो होती है विद्युत दर्शी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। उसमें क्या होता है, एक जार होता है ऐसे, और जार के अंदर एक ढक्कन होता है, ऐसे पत्ती लगी होती है, ठीक है। और यहाँ पर आवेशित वस्तु को छुआते हैं तो ये ऐसे खुल जाता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं विद्युत दर्शी। आगे इसके बाद में पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी जो है वो एक सेब की तरह है। बाहर वाला जो उसका छिलका है वो कहलाता है उसका बाहर वाला, सबसे बाहर वाला भाग भूप्रपटी, बीच वाला खाने वाला भाग कहलाता है प्रावार, और अंदर वाला भाग कहलाता है क्रोड। उसके भी दो भाग कर रखे हैं, बाह्य और आंतरिक। तो सबसे अंदर वाला क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आंतरिक क्रोड, ये वाला, ठीक है। इसके बाद में है खालिस्तान सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशीय ज्ञानेंद्रिय है। तो प्रकाशीय का मतलब प्रकाश का संबंध किससे है, देखने से है। तो देखने का काम कौन सी ज्ञानेंद्रिय करती है, हमारी आंख करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किसका संबंध परावर्तन से नहीं है। तो प्यारे बच्चों, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन होता है प्रकाश का किसी चमकदार पृष्ठ पर, जैसे ये प्रकाश है, प्रकाश की कोई किरण ऐसे आई, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण कहते हैं, आपतित। और टकरा करके ऐसे लौट गई, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। यहां पर लंब खींचते हैं उसे कहते हैं अभिलंब। तो यहां पर देखो आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है, अभिलंब भी है, तो क्या बच गया, अपवर्तित किरण। ये परावर्तन से संबंधित नहीं है, ये किससे संबंधित है, अपवर्तन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है इसके बाद प्रश्न नंबर 65, 64 हो गए थे, 65वां है रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बना रहता है। रेटिना क्या होती है, हमारे आंख के अंदर आपने पढ़ा होगा, आंख के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है ये हमारी आंख है। तो यहां आंख के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है, यहां पर प्रकाश की जो किरणें वो मिलती है, वो यहां पर रेटिना पर मिलती है। और यहां पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कितनी देर तक बना रहता है। तो प्यारे बच्चों, वो बना रहता है 1/16 सेकंड तक। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है मानव आंख में कौन सा लेंस होता है। तो इसका जो आंसर है वो सही होगा हमारा बी वाला, बी वाला बिल्कुल सही है। कौन सा, समतलोत्तल, यानी उत्तल लेंस होता है। कौन सा, एक तरफ से समतल था, समतलोत्तल। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने का मात्रक क्या है। तो खगोलीय पिंड की जो दूरी है वो जैसे सूर्य की दूरी मापनी है, तो सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचने में कितना समय लेता है वो मापी जाती है प्रकाश वर्ष में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के, आपतन कोण कौन सा, परावर्तन कोण कौन सा होता है ये भी जान लेते हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया था परावर्तन, ये प्रकाश की किरण आई, ये टकरा करके ऐसे लौटी, तो ये आपतित किरण होती है, ये विलंब होता है। ये कोण आई होता है, आपतित किरण, आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण जो होता है वो होता है कोण आई। इसको आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, आपतन। और ये जो कोण होता है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच वाला, इसको कहते हैं आर, और ये होता है परावर्तन कोण। और परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन से नियम है, आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण हमेशा सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। परावर्तन का नियम है ये, आपतन कोण हमेशा, अगर मान लो ये 60 का है तो ये भी कितने का होगा, 60 का ही होगा।
आगे चलते हैं। जब किसी आवेशित वस्तु को विद्युतदर्शी की चकती से छूते हैं, अनावेशित वस्तु को छूते हैं। अनावेशित वस्तु को अगर हम विद्युतदर्शी, मैंने आपको दिखाई थी बना करके, दोबारा से बना के दिखा देता हूं। ये कांच का ऐसा जार, उस जार के अंदर ये ढक्कन, और ढक्कन के अंदर एक पत्ती ऐसे लगी होती है, ठीक है। और यहां पर अगर कोई वस्तु इससे छुए, आवेशित वस्तु अगर छूती है तो ये पत्तियां ऐसे खुल जाती हैं, ऐसे होती हैं ये पत्तियां, ऐसे बिल्कुल सीधी होती हैं। अगर आवेशित वस्तु छूती है तो ये खुल जाती है। लेकिन ये क्या कह रहा है यहाँ पर, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, यही तो हम गलती करते हैं। अनावेशित कह रहा है, अनावेशित है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यथावत रहेगी। अगर ए यहां से काट देता तो क्या आ जाता, खुल जाती है, ठीक है। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है, आपको वर्णित करने के लिए इस तरह के प्रश्न दिए जाएंगे। आगे है, उस रेजिन का नाम बताओ जिसे फर के साथ रगड़ने पर वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो प्यारे बच्चों, वो होता है एम्बर। क्या होता है, एम्बर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला एम्बर, ठीक है। वह उस रेजिन का नाम बताओ जिसके फर के साथ रगड़ने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। कौन सा, एम्बर। इसके साथ रगड़ने पर वो आवेशित हो जाती है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर की तरफ। जब कोई व्यक्ति केले के छिलके पर पैर रखता है तो गिर पड़ता है, गिरने का कारण क्या है। तो केले का चिपकेगा, गिरने का कारण क्या होगा, वो चिकना होता है, तो कम घर्षण बल होगा। कारण कौन सा होगा, कम घर्षण बल। तो कौन से में नजर आ रहा है आपको कम घर्षण बल, ऑप्शन ए के अंदर आपको नजर आ रहा है। आगे चलते हैं, वाद्य यंत्र नहीं है, इसमें से वाद्य यंत्र नहीं है। किसको बजाते हैं आप, बांसुरी को आप बजाते हैं, तबले को आप बजाते हैं, ढोलक को आप बजाते हैं, क्या डीजे को आप बजाते हैं। डीजे तो वाद्य यंत्र नहीं है, जिसको हम नहीं बजाते भाई। लाइट से, विद्युत से, बिजली से बजता है। तो आगे है, मनुष्य के वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं। तो मनुष्य का जो कंठ होता है उसके अंदर 2 वाक तंतु होते हैं। कितने होते हैं, ये कंठ है ऐसे, यहां पर एक तंतु ऐसे और एक यहां, इनके बीच से जब हवा फूंकते हैं वैसे ऊपर से तो आवाज निकलती है। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका, 2 वाला, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, विद्युत धारा का माप बताने वाले उपकरण का नाम आपको बताना है। तो विद्युत धारा का जो मापन है वो हम किससे करते हैं, एमीटर से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, पेट्रोल, लकड़ी, नाभिकीय ऊर्जा जैसे ऊर्जा स्रोतों की तुलना में विद्युत ऊर्जा एक अच्छा विकल्प क्यों है। पेट्रोल, लकड़ी, पेट्रोल से प्रदूषण होता है, लकड़ी से प्रदूषण होता है, नाभिकीय ऊर्जा से भी प्रदूषण होता है। तो विद्युत ऊर्जा से प्रदूषण होता है क्या, तो अच्छा हो गया ना। तो न्यून प्रदूषक मतलब कम प्रदूषणकारी भी है, विद्युत ऊर्जा सही है, नवीनीकरणीय भी सही है, सस्ता भी है, सही है। तो उपरोक्त सभी इसका यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बिजली और इन सबसे अच्छा है, क्यों है, निम्न प्रदूषक है, नवीनीकरणीय, सस्ता है। तो उपरोक्त सभी इसका यहां पर हम टिक करेंगे। आगे है नेक्स्ट, यदि आप हाथ पर पेट्रोल की कुछ बूंदें डालेंगे तो कुछ समय पश्चात पेट्रोल वाष्पीकृत हो जाएगा और आप ठंडक महसूस करेंगे। यह कैसा परिवर्तन है। तो जैसे हम यहाँ पर पेट्रोल डालते हैं, आपने देखा होगा वो ठंडा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि पेट्रोल क्या करता है, हमारे शरीर की उष्मा को सोखता है और खुद वाष्पीकृत होता है। तो यहां पर क्या उत्तर होगा, उष्मा अवशोषी है। पेट्रोल क्या है, उष्मा अवशोषी है, और जहां वाष्पीकरण होता है वहां पर ठंडक आती है। जैसे आपने देखा होगा कूलर जो होता है उसमें पानी डाला होता है और पानी ऊपर से गिरता है और पानी वाष्पीकृत होता है, तो कूलर से हमें ठंडक मिलती है। घड़े का पानी ठंडा होता है, वो वाष्पीकृत के कारण से होता है। आगे है इसके बाद प्रश्न नंबर 77, चीनी को पानी में घोलने के लिए चम्मच से हिलाने पर चीनी शीघ्रता से घुल जाती है, क्यों। आपने ऐसा किया होगा स्किंजी बनाते समय। अब चीनी घुल नहीं रही होती, उसको ऐसे चम्मच से हिला देते हैं। क्यों हिला देते हैं, चम्मच क्या काम करती है, चम्मच, चम्मच काम करती है, चम्मच काम करती है ये वाला चम्मच पानी और चीनी के अणुओं की गति को बढ़ा देती है। जैसे ये यहां पर चीनी पड़ी हुई थी और ये पानी था, तो ये आपस में ऐसे घोलेंगे तो इसकी गति बढ़ेगी, वो बीच में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, चम्मच पानी और चीनी के अणुओं की गति को बढ़ा देती है। आगे चलते हैं, इसके बाद निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। घर्षण बल सदैव विराम अवस्था वाली वस्तुओं पर ही लगता है, ये तो नहीं बात बनी।
घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तुओं पर लगता है, ये बात सही है। जब वस्तु गतिशील होती है तो उस पर घर्षण बल लगता है। घर्षण बल सदैव गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। तो ये दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यहाँ पर बी और सी कथन सत्य है। तो यहाँ पर बी सी दे रखा है, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? बी सी। बी सी हमें यहाँ पर डी वाले में दिया हुआ है। कौन से में? ये डी में। आगे चलते हैं। हम द्रव पदार्थों को पीने के लिए पतली नलिस्ट्रा का प्रयोग करते हैं, संभव हो पाता है। हम ठंडे को पीते हैं, पाइप आती है पतली सी, उसको स्ट्रो कहते हैं, उससे पीते हैं। तो वायु में दाब भी काम आता है, उसमें द्रव का दाब भी काम आता है, गुरुत्व भी काम आता है। तो इसका उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला, उपरोक्त सभी, ये वाला डी। आगे चलते हैं। बांसुरी से ध्वनि उत्पन्न ध्वनि होने के कारण, तो बांसुरी के अंदर क्या फूंकते हैं? फूंकते हैं फूंक। तो वायु स्तंभ के कंपन के कारण, क्या आंसर होगा इसका? वायु स्तंभ के कंपन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 81 की तरफ। निम्नलिखित में से गर्म करने पर किसका प्रसार अधिक होगा? तो प्यारे बच्चों, सबसे अधिक प्रसार गैस का होता है। किसका होता है? गैस का। उससे कम द्रव का, उससे कम ठोस का। ठीक है, तो याद रखोगे, आपने याद रखना है। इसमें सबसे ज्यादा प्रसार किसका होगा? गैस का। उससे कम द्रव का, उससे कम ठोस का। सबसे ज्यादा पूछे तो गैस, सबसे कम पूछे तो ठोस। आगे है, यदि शीत ऋतु में किसी धातु के बंद बर्तन के ढक्कन को खोलना कठिन कार्य है, परंतु ढक्कन को हल्का गर्म करने पर आसानी से खोला जा सकता है। तो अभी पढ़ा है, गर्म करने से क्या होता है? प्रसार होता है। अब ढक्कन अगर आपसे खुल नहीं रहा तो उसको गर्म कर दो, गर्म करने से क्या होगा? उसका प्रसार होगा और आसानी से खुल जाएगा। तो यहां पर इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला। धातु का ढक्कन गर्म होने पर फैल जाता है। तो इसका आंसर कौन सा लगाएंगे हम? ए वाले पर टिक करेंगे। ये है ए। इसके बाद निम्न में से कौन सा मात्रक ताप को नहीं माप सकता? तो केल्विन स्केल होता है, सेल्सियस स्केल होता है, फारेनहाइट स्केल होता है, और यहां पर एक गलत दे रखा है। कौन सा गलत दे रखा है भाई? ये रिएक्टर स्केल दे रखा है। ये भूकंप की तीव्रता मापने का स्केल होता है। इसका तापमान से कोई संबंध नहीं है। क्या मापता है? भूकंप का पैमाना है। भूकंप रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। आगे चलते हैं। गर्म दिनों में कुत्ता अपनी जीभ को बाहर निकालकर क्यों रखता है? ऐसे करता रहता है ना कुत्ता। क्यों करता है? क्योंकि वो लार निकालता रहता है। और लार क्या करती है? लार वाष्पित होती है और कुत्ते को ठंडक महसूस होती है। तो यहां पर कौन सा सही हो जाएगा? लार वाष्पीकृत होकर शरीर का ताप कम कर देती है, इसलिए कुत्ता लगा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 85 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उष्मा का सुचालक है? तो ब्रोमीन, अल्कोहल, पारा, जल। तो यहां पर पारा किस में डला होता है? थर्मामीटर में डला होता है। थर्मामीटर को ऐसे जीभ के नीचे रखते हैं तो पारा ऊपर चढ़ जाता है। तो पारा क्या है? उष्मा का सुचालक है। और इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? पारा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो 86 नंबर प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं। 90 करेंगे आज। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? गति मापक, गति बिल्कुल सही है। एनीमोमीटर वायु की गति बिल्कुल सही है। विराम घड़ी समय बिल्कुल सही है। सी चाल मापी, वायु गति मापी। यहां गंध दे रखा है तो ये गलत है। तो इसमें क्या आ जाएगा? क्या गंध मापता है? बिल्कुल नहीं। तो यहां चाल मापी लिख रहा है, चाल मापेगा भाई, गंध कैसे मापेगा? तो ये गलत है। ठीक है, आगे इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्युत चुंबक के बारे में सत्य नहीं है? विद्युत चुंबक के बारे में सत्य नहीं है। तो पहला ही सत्य नहीं है। क्या ये एक स्थायी चुंबक है? जब तक बिजली है चुंबक के अंदर चुंबक है, और बिजली बंद करे चुंबक नहीं रहेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका यहां पर सही है। टिक कर दे ऑप्शन ए पर। आ जा भाई, आ गया। ए पर हमने टिक कर दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो यहां पर 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। कौन से में दिख रहा है आपको? ए में दिख रहा होगा। 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ए। आगे साइंस का समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? तो समतल दर्पण के अंदर आपने देखा है जो
हमारे ये अल्फाबेट्स होते हैं उनका क्या होगा, पार्श्व परावर्तन होगा, पार्श्व परावर्तन होगा। एस कैसा दिखाई देगा, एस कैसा दिखाई देगा, ये इधर चला जाएगा, एस सी, एस सी आई तो वैसा ही रहेगा, ई पलट गया, एन पलट गया, क्या एन एन एन, और ये होना चाहिए बी वाला। देख ना मेरे से कोई गलती ना अगर हुई हो तो बी वाला ऑप्शन इसका यहां पर सही होएगा, ठीक है, बी। इसके बाद आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत यहां पर विद्युत लैंप हमने बनाया है, विद्युत तंतु हमने बनाया है, टॉर्च का प्रकाश हमने बनाया है। तो जुगनू आपने देखा है कभी, जुगनू होता है एक छोटा सा कीट जो रात को नहर के किनारे क्या घूमता रहता है और चमकता रहता है। तो जुगनू क्या है, एक प्राकृतिक स्रोत है जिसका अपना खुद का प्रकाश है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज के 30 MCQ। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।